हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। पर शुरू करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी, अगर अभी भी आपने मेरी विजन आईएएस की पॉलिटी और गवर्नेंस की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। एंड माई सजेशन इज कि आप 15 डेज के गैप में कम से कम उस वीडियो को 2 बार देखें सो दैट एवरीथिंग गेट्स स्टक इन योर हेड। ओके, तो और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो। प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर काउंट पे रीच करने में हेल्प करिए, क्योंकि उसके बिना मुझे कम्युनिटी टैब नहीं मिलेगा एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद यू गाइज अदरवाइज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आज इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज आर्टिकल से। टू बेटर ट्रैक पीएलआई क्लेम्स गवर्नमेंट फ्लोट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर डेटा शेयरिंग। देखिए, इससे हमें पता चलता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारे जितने भी ग्लिचेस आते हैं या फिर करप्शन होता है उसके साथ डील करने में हेल्प करती है। तो लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है जो हम बहुत बार पढ़ते हैं जब भी हम कुछ भी डिजिटल इनिशिएटिव या कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें समझ आ गया, पर इन केस अगर किसी को नहीं पता सो आई वुड वांट टू स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। एक एक्रोनिम होता है एपीआई, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, एक सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी होता है जो दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बात करने में हेल्प करता है। आप एग्जांपल लीजिए, अगर एक वेदर फॉरकास्टिंग सेंटर है तो उसके पास आज के दिन का वेदर का डेटा उसकी ऐप में लोकेटेड होगा। फिर आप अपना फोन खोलेंगे, आपकी फोन में भी एक वेदर ऐप है जो जहां पे बेसिकली आप अपना देखते हैं कि आज का वेदर कैसे होगा। तो एपीआई क्या करेगा, इन दोनों एप्स को लिंक करेगा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपको। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि एपीआई क्या होता है। हम देखिए कुछ ऐसा इधर वर्ड देखेंगे, इसीलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अभी क्या हो रहा है, जैसे डिस्पर्सल सिस्टम जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इंसेंटिव स्कीम है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसे हम जानते हैं पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो उसके लिए क्या हुआ है, देखिए अभी तक क्या होता था, किसी को अगर सब्सिडी क्लेम करनी होती थी या कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट जो देती है उसको क्लेम करना होता था, तो अभी तक क्या होता था, पेपर बेस्ड सब्सिडी क्लेम लिया जाता था। यानी कि आप फिजिकल फॉर्म में बताते थे कि देखिए ये वैल्यू एडिशन हमने डोमेस्टिक इनपुट यहाँ से लिए और ये इंक्लूड किए, फिर हमने वैल्यू ऐड किए अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने व्हीकल में, और हम मोस्टली इंडिया में ही सब कुछ बना है और इंडिया का ही सारे प्रोडक्ट्स मिलके वैल्यू ऐड किए और हमने ये व्हीकल बनाया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है। तो ये फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था बेसिकली। अब लेकिन एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड किया जा रहा है जो बेसिकली ट्रैक करेगा वैल्यू एडिशन को अचीव्ड बाय अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर यूजिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स फ्रॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। देखिए बेसिकली आपको पीएलआई के बारे में पता है कि क्या है, जितनी ज्यादा सेल्स, जितनी इंक्रीमेंटल सेल्स आप करेंगे, पहला एक बेस ईयर है, बेस ईयर में जितनी प्रोडक्शन हुई आपकी किसी भी चीज की, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में आप कितनी ज्यादा और प्रोडक्शन सेल्स कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलता है। लेकिन प्रोवाइडेड द फैक्ट जो आपकी इंक्रीमेंटल सेल्स हो रही हैं उसमें जो वैल्यू ऐड हो रही है, जो आप इनपुट्स यूज कर रहे हैं, वो भारत के ही इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बने हुए होने चाहिए, प्रोड्यूस किए हुए होने चाहिए, तभी आपको ये इंसेंटिव मिलता है। तो अभी देखिए कुछ कुछ सरकार के पास इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी कि लोगों ने एक्चुअल में यूज किया भी नहीं था डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इक्विपमेंट्स को और वो फिर भी सब्सिडी क्लेम कर रहे थे। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा था। तो अब देखिए कितने अच्छे से इन्होंने क्या इसके साथ डील करने का मैकेनिज्म निकाला है। तो ये न्यू प्लेटफॉर्म जो होगा, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ये एक आईटी एनेबल्ड सिस्टम है। अब देखिए आता है कॉन्सेप्ट एपीआई का। इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एपीआई। देखिए क्या होगा बेसिकली, डेटा कैसे लेवराज किया जाएगा या अटेन किया जाएगा। आप सपोज करिए, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, आई विल जस्ट रीड इट फर्स्ट एंड आई विल देन एक्सप्लेन।
it would be leveraged to ensure that the data pertaining to the net value addition achieved during the manufacturing process would automatically be fed into the ministry's portal from the vehicle manufacturers enterprise resource planning systems. अब देखिए, एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जो बेसिकली पीएलआई के तहत एक सब्सिडी क्लेम करेगा, लेकिन जब वो एक व्हीकल बनाता है तो उसके पास एक ईआरपी है, यानी कि एक ईआरपी सिस्टम हर मैन्युफैक्चरर के पास होता है जिसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। क्या उसमें जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है एक व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए, वो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, वो इनपुट जो यूज कर रहा है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड भी है कि नहीं, भारत में ही बने हैं कि नहीं, तो वो डेटा अपने आप यहाँ से ईआरपी से जाके एपीआई के थ्रू जो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, कहाँ चला जाएगा, मिनिस्ट्री की पोर्टल में, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की पोर्टल में। ठीक है, आई होप अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि एपीआई को मैंने आपको क्यों पहले एक्सप्लेन किया। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, ईआरपी इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज। अभी देखिए करंटली क्या होता है, कंपनी इसको फिजिकल फॉर्मेट में फाइल करती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा जो इंसेंटिव्स, अभी तो हमने पीएलआई के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत बार ऐसे हम देखते हैं जो फेम है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो फेम 1 फेम 2 आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ओके, देखिए जो ये स्कीम है इसके तहत भी अगर आपको इंसेंटिव्स क्लेम करने होते हैं, सब्सिडी क्लेम करनी होती है सरकार से, तो अभी इनमें भी फिजिकल फॉर्म में ही हो रहा था, तो अब दोनों के लिए कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट ये ला दिया गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी होगी, डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा हैसल्स जो कंपनी को उठाना पड़ता है कि आप फिजिकल फॉर्म में पहले सबमिट करिए, फिर सरकार आपको डिले होगा, कितना कब आएगा पैसा वापस, all that, you understand that, right? तो ease of doing business भी इससे इंश्योर होगा और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होगी। देखिए यहाँ पे तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखिए आपको पता है फेम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि फेम है क्या, जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू, वैसे तो आपको पता होगा। तो फेम बेसिकली, फेम इंडिया इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से पता चल गया होगा कि ये बेसिकली मेन थ्रस्ट क्या है इस पूरे स्कीम का, कि आप इनकरेज कर सकें इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स को, वो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोलिफरेशन हो। ओके, तो ये चीज आपको पता है। देखिए इसका फेज 1 आया था 2015 में और उसे कंप्लीट किया जा चुका है 31 मार्च 2019 तक। अब फेज 2 है जो चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को इसकी भी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ही है। तो जितना भी जितनी भी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पायलट प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सब कुछ ये स्कीम कवर करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पढ़े, यहाँ क्या लिखा है, अंडर द सेकेंड फेज ऑफ फेम द गवर्नमेंट्स फोकस इज कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे बसेस, राइट। तो इनका जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक लार्जर स्केल पे इलेक्ट्रिक अडॉप्शन आएगी, ई व्हीकल्स का अडॉप्शन आएगा, शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड बजटरी सपोर्ट कितना मिला है इस फेज 2 को, ₹10,000 करोड़। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सोर्स। अभी ये चीज मैंने आपको बता दी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को मोस्टली जो बल्क है उनका कंपोनेंट्स का, उसको बेसिकली लोकली ही अवेल करना पड़ता है ताकि वो इंसेंटिव सरकार से ले सके। ठीक है, और जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है वो मैनेज करती है। देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया, दोनों ही हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ही मैनेज करती है, पीएलआई को भी और फेम को भी। और पीएलआई में अगर हम देखें हेवी इंडस्ट्रीज, देखिए पीएलआई स्कीम में बहुत सारी सब स्कीम्स हैं, ये बात आपको पता है, राइट। जैसे सोलर पैनल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, बहुत सारी। तो वैसी एक स्कीम है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए। ओके, तो उसमें भी क्या होता है, बेसिकली सबसे ज्यादा लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट को ही बेसिकली इंश्योर किया जाता है ताकि आप इंसेंटिव्स को अवेल कर सकें। ये सब कुछ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेसिकली अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखिए पीएलआई को क्यों ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए पीएलआई में क्या है, आप फॉरेन कंपनीज को भी एनकरेज करते हैं कि आप यहाँ आइए, लोकल इनपुट्स लीजिए और लोकली प्रोड्यूस करिए, इंक्रीमेंट करिए अपनी उसके सेल्स को और सरकार से बेनिफिट पाइए। हम यही करते हैं, ठीक है। तो इससे
बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, कि हम एक रोबस्ट सप्लाई चेन को फॉर्म कर सकें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के सपोर्ट के माध्यम से, ताकि हम एक ग्लोबल वैल्यू चेन के स्तर पे पहुंच सके और हम एक चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज को अडॉप्ट करें। देखिए जिस स्तर पे चाइना है आज इस सेक्टर में, उससे भी एक कदम आगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आप कह सकते हैं कि हिडन मीनिंग है इससे। Alright, there is a very important article। देखिए मैं आपको ये जो यहाँ पे लिखा है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ब्रॉडर पिक्चर देना चाहती हूँ। ब्रॉडर आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल आउटलुक आपका क्या होना चाहिए। आई वुड हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, देखिए लेकिन प्लीज अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इट इज actually it's a sense of motivation, if I can say, sense of I feel good when people tell me okay fine, what you're doing is right, then I ignore the kind of viewership my videos are getting and I keep on working. Otherwise it becomes very difficult and I seriously do not feel like doing it sometimes, but that's okay। तो आप देखिए हम दूसरे आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। China withdraws proposal against AUKUS nuclear submarines plan at IAEA। देखिए very important for diplomatic perspective as well। देखिए क्या हुआ है, चाइना ने क्या किया है, फ्राइडे को विड्रॉ किया है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को, वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे वो लाए थे अगेंस्ट ऑकस। ऑकस ग्रुपिंग आपको पता है क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की एक ग्रुपिंग है जो क्या करना चाहती है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवाना चाहती है टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना सके। ठीक है, तो देखिए इसमें इंडिया कहाँ से आ गया, फिर चाइना और ऑकस की बात थी, तो इंडिया तो ऑकस का पार्ट नहीं है, राइट। तो अब इंडिया का क्या रोल है अभी हम देखते हैं। बेसिकली देखिए इंडिया ने ना एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव व्यू रखा है इस इशू पे। तो बहुत ही जो छोटी छोटी और कंट्रीज थी जो आईएई के जो पार्ट है, उन कंट्रीज का भी जो व्यू है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यू से ही बना। वी एक्चुअली वर्कड विद ऑल अदर मेंबर्स ऑफ IAEA। तो उनको भी लगा जो इंडिया कह रहा है इज एक्चुअली राइट, and hence they also favored AUKUS only। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू बन गया वो भी AUKUS के ही फेवर में बन गया। हम देखेंगे कैसे। ठीक है, देखिए चाइना बेसिकली क्या कर रहा था, चाइना चाहता था कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस है IAEA की, विच एक्चुअली टुक प्लेस इन वियना, विच इज ऑस्ट्रिया की कैपिटल, कब से कब तक, सितंबर 26 से सितंबर 30 तक। ठीक है, तो उसको पास करवाना चाहता था इस जनरल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन जो ऑकस सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये है क्या, यहीं पे यहाँ पे लिखा है। अब देखिए सोर्सेज कह रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना ने बोला था ये जो इनिशिएटिव है, जो ऑकस है, बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑस्ट्रेलिया इज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ओके, एनपीटी में जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना चाहता है, तो फिर आप न्यूक्लियर सबमरीन्स कैसे ले सकते हो? ऑस्ट्रेलिया तो अपनी ऑब्लिगेशन के खिलाफ जा रहा है, राइट। और चाइना ने क्रिटिसाइज किया था IAEA को भी कि आप क्या कर रहे हो। वैसे कहने को तो आप यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी बॉडी हो जो एक वॉचडॉग है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए। नाउ व्हाट आर यू डूइंग? दिस मीन्स दैट यू आर फेवरिंग दीज 3 कंट्रीज, आरंट यू? तो ये चीज इन्होंने बोला था। तो बेसिकली अब क्या हुआ, इंडिया ने बहुत ही ऑब्जेक्टिव व्यू लिया इस इनिशिएटिव पे, और उन्होंने बोला कि देखिए जो टेक्निकल इवैल्यूएशन IAEA करती है, भारत ने ये बोला, वो हम बिल्कुल उससे सेटिस्फाइड है। ये बिल्कुल ही किसी भी तरह का प्रोलिफरेशन इंश्योर नहीं होने देंगे, और भी सब कुछ प्रॉपर अनबायस्ड वे में करते हैं। दे आर नॉट फेवरिंग एनी कंट्री एंड वी रियली ट्रस्ट IAEA एंड देयर टेक्नोलॉजी एंड देयर टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स दैट गो ऑन। ठीक है, और इंडियन मिशन ने मैं अभी और थोड़ा क्लियरली बताऊंगी। आई एम जस्ट रीडिंग जो यहाँ पे लिखा है। ओके, अभी हमने कोई भी एक ब्रॉडर आउटलुक देखा ही नहीं है इसका। एक जो इंडियन मिशन था IAEA पे, उसने क्या बोला है कि हमने बहुत ही क्लोजली वर्क किया है बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ भी इस रिगार्ड में। अब देखिए इंडिया का जो रोल था वो कंसिडर किया गया बाकी स्मॉलर कंट्रीज द्वारा, ताकि वे क्लियर स्टैंड ले सके चाइनीज के प्रपोजल पे। और फिर इतना इतनी ही चीजों ने चाइना को ये रियलाइज करवा दिया, देखिए हमारा रेजोल्यूशन को तो मिलने ही नहीं वाला मेजोरिटी सपोर्ट। एक हम है, एक ज्यादा से ज्यादा कौन सपोर्ट कर देगा हमें? कोई और सपोर्ट करेगा, एक आधी कंट्री और होगी, बाकी तो हमें कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला। तो उन्होंने इसीलिए विड्रॉ ही कर लिया अपने इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को ऑन September 30।
ओके अब देखिए जो ऑकस के पार्टनर्स हैं यानी कि जो 3 कंट्रीज है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है इंडिया की डिप्लोमेसी को। इंडिया की डिप्लोमेसी सच में बहुत जगह से अप्रिसिएशन गार्नर कर रही है आजकल और एवरी फ्रंट आई वुड से। अभी मैं कुछ बताऊंगी आपको, आपको सच में और लगेगा इंडिया हैज मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ डिप्लोमेसी। ओके तो इन्होंने बोला है, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो डेफ्ट और इम्पैक्टफुल डिप्लोमेसी है तो वो काफ़ी डीपली अप्रिशिएट की गई है IAEA मेंबर स्टेट्स को, पर्टिकुलरली ऑकस पार्टनर्स द्वारा। तो डेफ्ट का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता देती हूँ। डेफ्ट इज वेरी क्विक और स्किलफुल, है ना, तो उसका मतलब होता है, डेफ्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि और क्या हम ब्रॉडर, तो देखिए थोड़ा सा मैं अगर आपको एडिशनली बताऊं तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कर रहा है, ब्राजील भी कंट्री है विच इज एक्चुअली वर्किंग विद फ्रांस कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप कर सके, ठीक है। एंड इट इज ब्राजील इज ऑल्सो इन टॉक्स विद IAEA ताकि जो सेफ गार्ड जो प्रोसीजर्स हैं जितनी भी इंस्पेक्शन होगी इससे रिलेटेड वो सब कुछ हो सके। पर बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो मेंबर स्टेट है NPT की, और न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी नहीं है, वो तो P5 मेंबर्स हैं, राइट, और वो पोजेस करेगी और ऑपरेट करेगी इन तरह की न्यूक्लियर सबमरीन्स को। ओके तो ये चीज, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स है पर हम तो पार्टी नहीं है, हम तो वी आर नॉट इवन मेंबर्स ऑफ NPT, क्योंकि हम NPT को डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं, तो हम तो वैसे इसके मेंबर्स नहीं है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, जो NPT है ना वो इंडिया ने क्या बोला। अब देखिए आप इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि इंडिया ने क्यों बोला होगा कि मतलब ये नहीं है। इंडिया तो बेवकूफ कंट्री तो कोई है नहीं, कोई तो अपना पॉइंट रखा होगा, चाहे हमारा फेवर किसी को भी हो, लेकिन हम जो चीज बोलेंगे वो ऑफिशियल टर्म्स में ही बोलेंगे ना, कुछ अपनी तो बोल नहीं देंगे जी हमें लगता है, हमारा दिल कहता है कि IAEA बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो हमने एक सिंपल सा पॉइंट ये रखा था, देखिए NPT बैन करता है कि वो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो पोजेस नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स को, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स तो यहाँ यूज ही नहीं हो रहे। न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोपल्जन को यूज करती हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स को ही चलाने के लिए। इन द सेंस न्यूक्लियर जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो एक बार मैंने आपको पहले समझाया हुआ है उसमें बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है एक, ठीक है, उसमें वो जो हीट अंदर से जनरेट होगी ना बस उसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए ताकि चल पड़े जो शिप, उसको प्रोपेल करने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए कि वो फाइनली फंक्शनल हो जाए, सिर्फ इस चीज के लिए। इस चीज के लिए अपग्रेडेड यूरेनियम का यूज किया जाएगा जो अराउंड 50% तक अपग्रेड किया जाएगा, और आपको ये बात तो पता है कि उसके लिए 90% अपग्रेडेशन चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो हमने कहा ये तो सिर्फ प्रोपल्जन सिस्टम है, वेपन्स कहाँ है इधर। तो इन दिस वे इट डज नॉट गो अगेंस्ट NPT, राइट। ऑस्ट्रेलिया अपनी ऑब्लिगेशन से नहीं हट रहा। ये चीज आपको कहीं पता नहीं चलेगी जब तक आप ऑफिशियल चीजें नहीं पढ़ेंगे ऑफिशियल चीजें, तो फिर आपको छोटे छोटे व्यूज मिलते रहेंगे, बिट्स एंड पीसेस में आप इधर उधर से समझते रहेंगे। इसीलिए इन तरह के जो वीडियोज आई कम अप विद, I try to make them as holistic, as comprehensive as possible. ओके और देखिए अगर ऑकस इनिशिएटिव की बात करें हम, ये बात आपको पता है कि एक बेसिकली इनका एजेंडा है क्या, कहीं ना कहीं है तो चाइना के ऊपर ही, चाइना से ही बचना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं ये न्यूक्लियर सबमरीन्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो नेबर है वो चाइना है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है ये मेरीटाइम डोमिनेंस चाइना यहाँ आके ले लेगा मेरे आसपास वाले सारे सीज में, तो इसीलिए हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स दे दीजिए। है एक्चुअल में ये चाइना पे ही टारगेटेड, तो चाइना अपनी जगह गलत नहीं था जब ये चीज कर रहा था, पर चाइना वैसे बड़ी चीजों में गलत है, खैर ठीक है। तो बात क्या है, ये चीज आपको पता चलेगी कि इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया इस चीज को, मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि क्या एक्चुअल में हमारा वो था। अब देखिए लेकिन एक चीज अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको ये बताऊं जो मैं आपको देने की कोशिश कर रही थी, जिस दिन सितंबर 30 का ये दिन है, ठीक है, जिस दिन इंडिया जो है वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ काम कर रहा था, ऑकस के पार्टनर्स के साथ, कि हम IAEA में जो चाइना लेके आया है जो इस तरह का रेजोल्यूशन, उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन पैदा कर सकें सारी कंट्रीज में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे, अभी इस न्यूज़पेपर में तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, इंडिया ने एब्सटेन किया, एब्सेंट रहना चूज किया, जो US ने स्पॉन्सर किया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को, जो उन्होंने यूक्रेनियन टेरिटरीज जो रशिया की हैं, जो रशिया ने बेसिकली एनेक्स कर ली हैं 4 यूक्रेनियन टेरिटरीज, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया
and which one was the other one? It was खरसोन, यस। तो इन चारों टेरिटरीज को उन्होंने एनेक्स कर लिया, उस पर हम एब्सेंट रह रहे हैं, हम फेवर या उसमें किसी चीज में हमने वोट ही नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। इस जगह हमने कितना हमें यूएस ने, यूके ने कितना ज्यादा अप्रिशिएट भी किया हमारी डिप्लोमेसी को कि हमने उनका साथ दिया, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। उधर अगर हमने अपोज कर दिया तो हमने रशिया का इनडायरेक्टली साथ दे दिया, साथ किसी का नहीं दिया, बस हम रशिया के अगेंस्ट नहीं गए, ठीक है। तो ये चीज, तो लुक एट द काइंड ऑफ, एक्चुअली में हमारी जो डिप्लोमेसी है वो डेफ्ट ही हो गई है, स्किलफुल ही हो गई है, ओके। All right, to attract investments for global city in Gurugram basically और गुड़गांव, खट्टर heads to UAE। देखिए ये important क्यों है basically, क्योंकि tourism पे ना एक बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस हम आजकल देख रहे हैं। जब मैंने आपके साथ धर्मशाला डिक्लेरेशन डिस्कस की थी कि किस तरह जो G20 है, G20 के मेंबर्स को भी सारी हिमालयन स्टेट्स और बाकी जितनी भी सिटीज हैं उसमें बुलाया जाएगा टूरिज्म के लिए, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो टूरिज्म पे अब कुछ भी आए ना तो आपको बहुत क्लोजली देखना है, छोटा सा छोटा इनिशिएटिव से लेके बड़ा सा बड़ा डिक्लेरेशन को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, गुरुग्राम को बनाने वाले हैं, यानी कि जो हरियाणा का एक सिटी है उसमें काफी इन्वेस्टमेंट गार्नर की जाएगी टॉप लीडर्स द्वारा हरियाणा के। बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हरियाणा के जो लीडर्स हैं वो गए हैं साथ मिलके 3 दिन के टूर पे, कहाँ पे, यूएई में, ताकि गुरुग्राम को बनाया जा सके ग्लोबल सिटी। इट वुड एक्चुअली बी लाइक अ सिटी विद इन अ सिटी। मतलब गुरुग्राम खुद में ही एक सिटी है, पर कुछ रीजन ऐसे होंगे जो बहुत ही तरह से अलग तरह से डेवलप किए जाएंगे। जैसे आपको पता होगा, आजकल आप सुन रहे हैं कि जो खट्टर हैं, जो सीएम है, वो दुबई भी गए थे, उन्होंने विजिट किया शारजाह जंगल सफारी पार्क को, जो दुबई में है बेसिकली, ओके। और किसके साथ गए थे, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के साथ, ताकि उस तरह की एग्जैक्ट जंगल सफारी वो गुरुग्राम में भी रेप्लिकेट कर सके, जिससे टूरिज्म आएगा, जिससे जो अरावली हिल्स के फॉरेस्ट एरिया में है वहां को, उसको बेसिकली आप पोटेंशियल को हार्नेस कर पाएंगे, जो नू और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है उधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो गुरुग्राम की सिटी को ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा, तो इट वुड कंप्राइज बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हब्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इट वुड बी अ सिटी विद इन अ सिटी एंड वुड प्रोवाइड एन इकोसिस्टम टू बी बिल्ट विद द मोटो ऑफ लिव, वर्क एंड प्ले। तो स्मार्ट सिटी मिशन आता है, टूरिज्म आता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं कि गुरुग्राम इज ऑल्सो बिकमिंग अ ग्लोबल सिटी वेरी सून, ओके। दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। अब देखिए क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को भी अनलीश करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप करने की कोशिश करेंगे, लो कार्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इजी लिविंग, स्किल बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब कुछ साथ साथ में साइमल्टेनियसली यहाँ पे चलेंगे इस पर्टिकुलर सिटी एरिया में, जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आर्टिकल आप स्किप कर सकते हैं वैसे अगर आप खुद पढ़ेंगे तो, बट आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड टेल यू व्हाई यू शुडंट स्किप इट। देखिए आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। कई क्वेश्चन आप तो 3-3 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स पूछ लेते हैं कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। नाउ एवरीथिंग इज बिकम अ लॉट मोर फैक्चुअल एंड एनालिटिकल एट द सेम टाइम। अगर आपको लिखना भी है तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स के कौन कौन से इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो अब देखिए क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है जो आज नहीं तो कल मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन का पहला पॉइंट बन जाएगा कि ऐसा क्यों है कि विंटर्स में स्पेशली दिल्ली और उसके आसपास वाला एनसीआर एरियाज या वैसे भी विंटर में पोल्यूशन क्यों बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि क्या इसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछ लेंगे आप क्या सजेस्ट करते हो। तो ये 3 क्वेश्चंस बन गए एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको देती हूँ कि क्यों विंटर्स में पोल्यूशन बढ़ जाता है। देखिए आपको साइंस सेज कि जो कोल्ड एयर है, वैसे भी आपको पता है ये चीज, अगर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके और सिंप्लीफाई कर दूंगी, पर आप पहले सुनिए। जो कोल्ड एयर होती है वो डेंस होती है ज्यादा, हॉट एयर के कंपैरिजन में, वार्म एयर के कंपैरिजन में, है ना। डेंस होती है, जब कोई चीज भारी हो गई, डेंस हो गई, तो ऑब्वियसली वो स्लो मूव करेगी, राइट। तो बेसिकली जब ये जो इतनी डेंस एयर है, फिर ये जो कोल्ड एयर है ट्रैप करती है पोल्यूशन को, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स को, डस्ट को, हर चीज को, ठीक है। अब लेकिन ये स्लो भी मूव कर रही है क्योंकि डेंस इतनी है, तो ये जो पोल्यूशन है ना, इट स्टेज, इट डजंट गेट वेस्ट अवे, मतलब ये ऐसे
झड़ नहीं जाता या फिर वो इट स्टेज देयर। ओके, तो एयर पोल्यूशन इन विंटर रिमेन्स इन प्लेस फॉर मच लॉन्गर टाइम, है ना। तो फिर जब एक ही जगह पे इतने टाइम तक पोल्यूशन स्थित रहा, तो आप अगर उसको ब्रीथ कर लेंगे तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस हैं कि पोल्यूशन आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए इतनी तरह की डिजीजेज होती हैं, स्पेशली ब्रीदिंग रिलेटेड विंटर्स में, राइट। और फिर इसमें तो ऑब्वियसली फिर आ जाती है दिवाली, दिवाली पे पटाखे, फिर उसके बाद बाकी स्टबल बर्निंग भी इसका एक बहुत बड़ा कॉजल फैक्टर है जो इसको और बढ़ा देता है। तो बेसिकली आपको डेंसिटी वाली चीज तो पता होगी। देखिए, अगर हॉट एयर या वार्म एयर डेंस ना होता, तो जब हम पानी उबालते हैं तो डेंसिटी कमी तो होती है, तो फिर वो ऊपर चली जाती है, और जो नीचे जो थोड़ा डेंस रह जाता है वो पानी नीचे रह जाता है। समझ रहे हैं आप, राइट। तो इसीलिए because the lesser the density, the lighter a things become, lighter a thing becomes, okay। तो ये चीज अगर देखिए अब क्या है, ये चीज तो मैंने आपको आंसर दे दी कि क्यों विंटर्स में हम ज्यादा पोल्यूशन देखते हैं एंड व्हाई इट इज हार्मफुल। अब बात क्या है कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या दिल्ली गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। आई वुड जस्ट रीड कुछ कुछ पॉइंट्स, और आप यहाँ से डेफिनेटली कुछ यू कैन एक्चुअली टेक होम सम पॉइंट्स फ्रॉम हियर, ओके। अब देखिए सीएम केजरीवाल है, उन्होंने अनाउंस किया है 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान को फ्राइडे को। और ये विंटर एक्शन प्लान में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रे किया जाएगा पूसा बायोडिकम्पोजर को ऑन 5000 एकर्स ऑफ फार्म लैंड इन दिल्ली, ताकि प्रिवेंट किया जा सके स्टबल बर्निंग को। देखिए स्टबल बर्निंग की होती है फटाफट से, क्योंकि आपको जो स्टबल इकट्ठा हुआ होता है, राइस स्टबल है, उसको बर्न करना होता है ताकि वीट उगाया जा सके, फटाफट से जमीन खाली हो, और उसको इट इज ईजी एंड इट इज चीप ऑल्सो फॉर फार्मर्स। तो इसीलिए तब ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल्स, पूसा कैप्सूल्स आपको मैंने बताए थे, जिसमें बेसिकली कुछ स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई है जो उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देगा और एक्चुअल में फर्टिलिटी भी बढ़ा देगा सॉइल की। तो एक ये स्टेप हो गया, ठीक है। ये तो आपने रूट कॉज को डील कर दिया कि ज्यादा हो क्यों रहा है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ही तो उगाओगे आप सबसे ज्यादा वीट क्रॉप, तो तभी तो होगा। उसी को उगाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए तो मतलब फटाफट जला देते हैं फार्मर्स। एंटाई डस्ट कैंपेन, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, जो 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की हैं या उतने तक की हैं, बेसिकली उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कि वेब पोर्टल पे, ताकि रियल टाइम डस्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग हो। एंटी स्मोक गन्स भी यूज किए जाएंगे, दे विल बी कंपल्सरी एट द कंस्ट्रक्शन साइट। वाटर स्प्रिंकल किया जाएगा, ये बात आपको पता है, जब आप वाटर छिड़क देते हैं तो जो बेसिकली डस्ट है वो बैठ जाती है, ठीक है। फिर आप उसको डेंस कर देते हैं, वो ऊपर नहीं उड़ती है और हवा में जाके स्टक नहीं हो जाती, इससे पोल्यूशन रोका जा सकता है, ठीक है। फिर अगर व्हीकुलर एमिशंस को कम करना हो, तो जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, पोल्यूशन करवाते हैं जो गाड़ियों का, वो सर्टिफिकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए उसको प्रमोट किया जाएगा व्हीकल्स को, ओके। अब देखिए जो बैन किया जाएगा कि जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं विच हैव एक्चुअली गॉटन ओल्डर देन 15 ईयर्स, और जो डीजल व्हीकल्स हैं वो जो ओल्डर देन 10 ईयर्स हैं वो बैन हो जाएंगे, दे के नॉट फ्लाई ऑन द रोड्स। अब एक यहाँ पे चीज़ है, टू प्रिवेंट ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, इंश्योर किया जाएगा कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दे आर रनिंग ऑन पीएनजी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बैन ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, क्योंकि विंटर्स में दिवाली आती है एंड दिस हैज टू बी इंश्योर्ड। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको अच्छा मिल जाता है कि पीपल कैन ऑल्सो वॉलंटियर इन द फॉर्म ऑफ पर्यावरण मित्राज, मतलब कि आप वॉलंटियर्स जो होंगे जो अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे। वो अवेयरनेस अवेयरनेस एक एक वर्ड हर जगह लिखते लिखते आप भी थक जाते होंगे, तो कुछ इस तरह का इनोवेटिव लिख सकते हो कि जैसे पर्यावरण मित्राज हैं उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए एक ई वेस्ट पार्क भी बनाया जा रहा है, जहाँ पे ई वेस्ट को, जितना भी मोबाइल फोन्स वगैरह ऐसे आप फेंक देते हो कचरे के रूप में, तो उसको प्रोसेस करने के लिए ई वेस्ट को ये पार्क बनाया जा रहा है, विच विल एक्चुअली बी डेवलप्ड ऑन 20 acres of होलम्बी गलन, ओके। ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, एफॉरेस्टेशन, ताकि इसकी सिंक बढ़ जाए, बेसिकली कार्बन सिंक बढ़ जाए, ठीक है। और यहाँ पे 24/7 ग्रीन वॉर रूम भी होगा, बेसिकली जहाँ पे 9 साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे, दे विल एक्चुअली स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम October 3rd ऑनवर्ड फॉर मॉनिटरिंग। एक ग्रीन दिल्ली ऐप भी है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं। एक ग्रीन दिल्ली ऐप है जिसे डेवलप किया गया है, ताकि अगर कोई भी लोग हैं जिन्हें लगता है यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स वायलेट कर रही हैं सरकार के नॉर्म्स को, या कुछ भी
ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ अचानक से बहुत आग लग रही है जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो इंस्टेंसेस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं पोल्यूशन के। और इस ऐप ने बेसिकली देखा है कि सक्सेसफुल ऐप है काफ़ी, 90% ऑफ द कंप्लेंट्स जो रजिस्टर की गई थी इस पर अभी तक रिजॉल्व की जा चुकी हैं। एक रिवाइज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी लाया गया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आपको पता है स्पेसिफिकली दिल्ली और एनसीआर रीजन के लिए ही, विंटर से डील करने के लिए ही बेसिकली है। ओके, 13 एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स। देखिए ये एक और पॉइंट है जो आपको यहाँ से मिल जाता है। यू कैन एक्चुअली, आप पैटर्न तो डेवलप करिए, आपको पता तो हो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे पोल्यूशन है, किस एरियाज में दिल्ली के, तो हॉटस्पॉट्स पता करिए पहले, ठीक है। हॉटस्पॉट्स पता करेंगे तो वहां पे और स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग करिए, तो दैट इज वन थिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल, टाइटनिंग अप। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली ये चीज़ आपको हेडलाइंस में मिल गई होगी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, देखिए इसमें पता है आपको लगेगा कि बड़ा छोटा आर्टिकल है और आपको इजी भी लगेगा आप खुद पढ़ेंगे तो, लेकिन इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आप ध्यान ही नहीं देंगे, आपको लगेगा हाँ मुझे तो पता ही है यही होता होगा। हम समझ लेते हैं बहुत बार कि इसका मतलब यही है, पर उसका एक डीपर मीनिंग होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिए क्या है, एक्सपेक्टेशंस हमारी यही थी कि जो एमपीसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो वोट करेंगी कि जो बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट है उसको बढ़ाया जाएगा, और वही हुआ है। 50 बेसिस पॉइंट से सितंबर की पॉलिसी मीटिंग में इसको बढ़ा दिया गया है रेपो रेट को, ताकि इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सके। देखिए मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स जो हैं, बैंक्स बोरो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। वो एक दिन के लिए बोरो करते हैं ताकि वो आगे लेंड कर सकें, लोगों को खुद बोरो करके आगे लेंड करते हैं, ठीक है। तो जिस रेट पे आप लोगे ऑब्वियसली फिर आप आगे कंज्यूमर्स को भी तो दोगे ही ना, जो आपसे बोरोअर्स हैं, वो जो बैंक है वो आगे भी तो ट्रांसमिट करेंगे ही ना उस रेट को। तो अगर रेट बढ़ जाएगा तो ज्यादा रेट वो आगे वाले लोगों को देंगे, तो ज्यादा रेट पे देंगे तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत लोग जो बोरो करते हैं, वो लोग थोड़े सतर्क हो जाएंगे, यार रेट ही इतना ज्यादा बढ़ गया, फिर लोन कम लेंगे, फिर लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा, बेसिकली इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन होता क्या है, जब बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और फिर सप्लाई उतनी मैच हो नहीं पा रही, तो इसलिए इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है। पर हाँ, इसका एक और चीज है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन तो आप रोक लोगे लेकिन ग्रोथ भी रुक जाएगी ना साथ में। इन्फ्लेशन कम हुई, इन्फ्लेशन इन कंट्रोल आ गई, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं फिर वो लोन ज्यादा नहीं लेंगे, फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी कंट्री की, एंड दैट यू नो वेरी वेल। ओके, ये चीज मैंने बता दी। अब देखिए रेजोल्यूशन ने क्या कहा था, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई वुड रीड इट फॉर यू। रेजोल्यूशन ने एमपीसी के क्या कहा, दैट फर्दर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, रिस्ट्रेन द ब्रॉडनिंग ऑफ प्राइस प्रेशर्स एंड प्रीएम्प्ट सेकेंड राउंड इफेक्ट्स। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि और भी जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन है हम इंश्योर करेंगे आने वाले टाइम में भी जो हमारी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बेसिकली हमारा टारगेट है कि 2 से 6 के ब्रैकेट के बीच में हो, बेसिकली 4 +-2 होता है ना, तो उसी के बीच में रहे इन्फ्लेशन, उसके लिए आगे कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो हम लेंगे, यानी कि आगे भी पॉलिसी रेट बढ़ाना होगा तो हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीएम्प्ट सेकेंड राउंड इफेक्ट। देखिए सबसे पहले तो प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है प्रिवेंट, ठीक है। हम प्रिवेंट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को। अब आपको सेकेंड राउंड इफेक्ट नहीं पता होगा, है ना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ कुछ वर्ड्स को अच्छे से समझें। ओके, अब सेकेंड राउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए आप सपोज करिए कि क्या हुआ, जैसे एनर्जी है, एनर्जी, पेट्रोल, ऑयल, इसका प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस बढ़ गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर आपको जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज्यादा प्राइस पे मिलेगा। स्वाभाविक बात है, जब प्राइस बढ़ गया तो सरकार आपको कब तक फ्री में देती रहेगी या फिर सब्सिडाइज रेट पे देगी, तो बढ़ गया प्राइस ऑयल का, ठीक है। फिर लेकिन जो आप ले रहे हैं, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, जो पहले आप जिस कॉस्ट पे रह रहे थे कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन आ गया। तो ये हुआ है डायरेक्ट फर्स्ट राउंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो टेम्परेरी है, कल को कम हो जाएगा तो ये चीज भी कम हो जाएगी, राइट। लेकिन कभी कभी सेकेंड राउंड इफेक्ट्स हो जाते हैं जो काफी हानिकारक हैं। कैसे, आप सपोज करिए कि
अगर जैसे एनर्जी प्राइस बढ़ गया है, जैसे भी बढ़ गया, हर चीज़ का प्राइस बढ़ने लगा अगर ऐसे, तो फिर क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहेंगे अपने जो बॉसेस हैं उनको कहना शुरू करेंगे एम्प्लॉयर्स को कि देखिए सर, जो रहने की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, हमारी वेज बढ़ाइए, क्योंकि रहना तो बड़ा मुश्किल है इतने से प्राइस पे, क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है। फिर आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। अब देखिए, ये वेजेस का बढ़ना परमानेंट ना हो जाए, ठीक है, ये इन्फ्लेशन का जो टेम्परेरी इन्फ्लेशन है कभी परमानेंट ना हो जाए, इन द सेंस फिर पूरे संसार में, पूरे, जैसे अगर एक भारत की बात कर रहे हैं, भारत में अगर वेज का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली फिर प्राइस उतना ही रहेगा ना। ऐसे ही तो हम कहते हैं उस टाइम से पहले तो इतनी हुआ करती थी, अचानक से वेजेस के प्राइस बढ़े और फिर तब से लेके अभी तक ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि हमेशा के लिए परसिस्टेंट लेवल पे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स पे भी इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, फिर उनका भी खर्चा बढ़ेगा ही, फिर हर चीज़ का प्राइस बढ़ा ही रह जाएगा हमेशा के लिए। तो इस तरह का इन्फ्लेशन का सेकेंड राउंड इफेक्ट ना हो, इसे प्रिवेंट करना है आरबीआई को, ठीक है, ये इन्फ्लेशन हमेशा का इम्पैक्ट ना छोड़ के चली जाए कहीं, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक जो है उसने ऑब्वियसली अब रिटेन किया है अपने फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन को, जो इस साल के लिए उन्होंने निकाला था, लेकिन उन्होंने जो ग्रोथ का एस्टिमेट था उसको मार्जिनली लोअर किया है। देखिए इन्फ्लेशन का उनका फोरकास्ट क्या है आरबीआई का, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रहेगा अराउंड 6.7% फॉर 22-23। देखिए पहले ये चीज़ आपको पता है 6.7% ऑब्वियसली 6 से तो ज़्यादा है, तो हमारे कंफर्टेबल ब्रैकेट से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी तो है डेफिनेटली इन्फ्लेशन को लेके, क्योंकि there are considerable upside and downside risks largely from food and commodity prices। तो देखिए, लेकिन ये चीज़ हमें फोरकास्ट से पता चल गई कि सेंट्रल बैंक को भी पता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इन्फ्लेशन हमारे टारगेट में मीडियम टर्म में फॉल कर जाएगी, राइट, 6.7 ही रहेगी 22-23 तक। ये चीज़ हमने फाइनली उन्होंने स्टेट कर दी है। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, जो जीडीपी है विच इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट अ स्लो प्लेस, राइट, ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, तो हमने इसको 7% कर दिया है। आरबीआई ने इसका जो फोरकास्ट है जीडीपी ग्रोथ का 7% कर दिया है, डाउन 20 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7.2%। ओके, और राइट, अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए क्या है, कंसिडरेबल डिस्कशन हुई थी इस एमपीसी मीटिंग के पहले, और बहुत कुछ इतने टाइम से चल रहा था। स्पेशली देखिए एक रीज़न ये भी है हमारे रेट्स बढ़ाने का कंसिस्टेंटली, क्योंकि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो भी तो बढ़ा रहे हैं ना, उनकी जो बेसिकली टाइटन करे जा रहे हैं, अपने रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। अगर देखिए हमारा रेट बहुत ही कम रहेगा ना, तो एफपीआईज जो हैं वो सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे अपने यहाँ से निकाल के विड्रॉ करके जो इन्वेस्टमेंट यूएसए जैसी कंट्रीज में करने शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा अच्छा खासा उनके इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ कम मिलेगा तो यहाँ से विड्रॉ हो जाएगी, तो हमें भी थोड़ा सा बैलेंस करना है। ओके तो इसीलिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला जो मीटिंग होगी उसके अंदर भी हम थोड़ा सा रेट हाइक्स देखेंगे, पर ऑब्वियसली इतनी नहीं होगी जितनी अभी हाइक किया गया है 50 बेसिस पॉइंट्स, में भी 35 बेसिस पॉइंट्स से इंक्रीज किया जाए। ओके, अब देखिए जो कमेंट्स आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने दिए हैं, उन्होंने बोला है कि जो पॉलिसी रेट है वो अभी तक अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन रेज्ड बाय 190 बेसिस पॉइंट्स व्हेन इन्फ्लेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट ट्रेल्स द 2019 लेवल्स। देखिए बेसिकली इनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, देखा जाए अगर हमने इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा दिया तो अभी भी हमारा जो मॉनेटरी और लिक्विडिटी कंडीशन है अकोमोडेटिव ही है, यानी कि ग्रोथ को ही हम, इतना भी रेट नहीं है कि लोग लोन लेना ही छोड़ दें, अकोमोडेटिव यानी कि हम ग्रोथ की तरफ अभी भी टिल्टेड हैं। पर डेफिनेटली एमपीसी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हम विड्रॉ करें इस अकोमोडेटिव स्टैंड को फटाफट से जितना पॉसिबल हो सके, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट में आ जाए, ठीक है, वो हमें 2 से 6 के बीच में करनी ही करनी है। ये चीज़ उन्होंने बोला है, जो हमें पता चलता है कि और पॉलिसी टाइटनिंग हम देख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज समथिंग बीइंग कवर्ड ऑलरेडी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, एक्सप्लेन सेक्शन के। देखिए एक ना ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल, आई सपोज 1-2 दिन पहले शायद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया था। वैसे तो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के जो इंपॉर्टेंट मेजर्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं 1-2 एडिटोरियल्स में, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल का आया था 1-2 दिन पहले, वो
उसके साथ में आज एक द हिंदू में एडिटोरियल आया है कि वो कैसे कॉलोनियल लेगेसी है। वैसे इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आर्टिकल आई वुड से, बट स्टिल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसे कल दोनों को साथ में डिस्कस करूंगी, क्योंकि आई थिंक कल संडे है तो इतना खास कुछ नहीं आएगा। ओके, तो आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। FG सर्विसेज रोल आउट टुडे, FG नहीं 5G, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखिए फाइनली बोला है कि 5G को रोल आउट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा कुछ सिलेक्टेड सिटीज में, ठीक है। और देखिए हम ये इतना यहाँ तक तो एक कर्सरी रीडिंग ही है, इसके बाद जो आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जानना, ठीक है। इंडियाज रोड टू 5G 2017 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने सेटअप किया था एक हाई लेवल फोरम को, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडस्ट्री के, एकेडमिया के, गवर्नमेंट के, रेगुलेटर्स के, जो इवेल्युएट करेंगे और अप्रूव करेंगे एक रोड मैप को, ताकि 5G को रोल आउट किया जा सके। मेन एम क्या था इस फोरम का, ताकि इंडिया का जो रोड मैप है 5G से रिलेटेड वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइंड रहे। क्योंकि अगर लैक ऑफ होमोजेनिटी हो गई तो जिस तरह का हमारा जो 4G का जो नेटवर्क था वो बिल्कुल ही ग्लोबल स्टैंडर्ड से थोड़ा सा अलग सा था, डेविएटेड था, और हमें काफ़ी उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करने में भी दिक्कतें आई थी, तो हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। फोरम ने अपनी सबमिट की रिपोर्ट को 2018 में। फिर उसके बाद देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी 5G एप्लीकेशन के लिए चल ही रहा था कि गवर्नमेंट ने एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया स्पेक्ट्रम को, ताकि ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम बांटा जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, सेल किया जा सके, ताकि ट्रायल्स कंडक्ट हो सके जितना जल्दी पॉसिबल हो। 2019 की अगर हम बात करें, टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सेक्टर रेगुलेटर, टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटर जिसे तराई हम कहते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली डेलिब्रेट करना स्पेक्ट्रम प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राइसेस वगैरह सब कुछ हो गया। फिर इस साल के अगस्त में आपने देखा कि ऑक्शन कंडक्ट की गई है, मैंने बहुत ही ब्रॉडर डिटेल में सब कुछ कवर किया था, 1G 2G 3G 5G, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एयर वेव्स क्या होती हैं, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने ऑक्शन फिर करवाई कंडक्ट 5G स्पेक्ट्रम की, और ये सब कुछ फाइनली अब हो गया, ठीक है। अब हु एंड वेयर देखिए अब क्या है, कौन सी सिटीज होंगी जहाँ पे लॉन्च हो रहा है। जो रिलायंस जियो है, जो सबसे टॉप स्पेंडर, जिसने सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम खरीदा, सबसे ज्यादा पैसा लगा के जो नंबर 1 पे आया, वो दिवाली तक उन्होंने कहा है हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता यहाँ पे 5G सर्विसेज रोल आउट कर देंगे। भारतीय एयरटेल जो सेकंड आया था, सेकंड बिगेस्ट स्पेंडर था, उसने बोला है हम 5G को अवेलेबल करवाएंगे हमारे ही पुराने नेटवर्क पे, अर्बन एरियाज में, कहाँ पे, बाय द एंड ऑफ 2023, एंड इन टाउन्स एंड की रूरल एरियाज बाय मार्च 2024। मतलब ये तो अभी काफी लेट करेंगे, एंड रिलायंस जियो विल बी अ सक्सेसर हियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ 5G। 5G के बेनिफिट्स क्या है, ये भी बहुत देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये शायद आपको ना पता हो, ये सब कुछ तो आपको पता है, यू कीप ऑन रीडिंग अबाउट इट हियर एंड देयर, आई टू हैव टोल्ड यू व्हाट इज लेटेंसी रेट, ऑल दैट। ओके, 5G क्या है, 5G बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ, डेफिनेटली सोशल बेनिफिट्स के साथ भी आएगा, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी पूरी इंडियन सोसाइटी में अचानक से। तो जो क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा 5G का भारत पे, इट इज टू रीच $450 बिलियन बाय 2035। अब कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उनको सुपर सुपीरियर इंटरनेट स्पीड मिलेगी, लो लेटेंसी मिलेगी 5G की। पीक इंटरनेट स्पीड की अगर हम बात करें 5G की, वो कम से कम 10 Gbps हो जाएगी। अगर हम 4G की बात करें, इट इज़ अराउंड 100 Mbps, जो काफ़ी आप कंपेयर करें तो कितनी ही बढ़ गई, ठीक है। आप मूवी है कितने ही कुछ उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, जिस मूवी को डाउनलोड करने में 4G पे थोड़ा टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं, राइट। अगर हम लेटेंसी की बात करें 4G में, इट इज़ अराउंड 10 and 100 मिली सेकेंड्स, 5G में इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो, आप कह सकते हैं, इट इज़ अंडर 1 मिली सेकेंड, विच इज़ नेग्लिजिबल। लेटेंसी क्या होता है, जितना टाइम लेता है कि आप जितने टाइम आपने जैसे यहाँ से मैसेज भेजा और वहाँ जिसको आपने भेजा उस तक कितने टाइम में पहुँच गया, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जब लेटेंसी होएगी नहीं, तो आपने जैसे ही भेजा वैसे ही पहुँच गया और उसका रिप्लाई भी आ गया, तो इसीलिए ये और एफिशिएंट और क्विक बना देगा हमारी सारी कम्युनिकेशंस को। अब इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लिखा है ये देखना। देखिए जो 5G नेटवर्क्स हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं, मेनली डिप्लॉय किए जाएंगे मेनली दो मोड्स में, एक है स्टैंड अलोन मोड, एक है नॉन स्टैंड अलोन। तो देखिए हर आर्किटेक्चर के, दोनों ही आर्किटेक्चर के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटर कौन सा पाथ जो उसकी स्ट्रैटेजी होगी उसके बेसिस पे चूज करेगा।
ओके अगर हम बात करें स्टैंड अलोन मोड में जो जियो ने ऑप्ट किया है बेसिकली, तो इसमें क्या होगा, जब 5G नेटवर्क होगा उसके लिए डेडिकेटेड अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अलग इक्विपमेंट्स होगी। 4G अलग चलेगा पैरेलली और 5G अलग इक्विपमेंट्स पे, ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा। अगर हम नॉन स्टैंड अलोन मोड की बात करें तो नॉन स्टैंड अलोन से, देखिए स्टैंड अलोन से पता चल गया अलग, आइसोलेटेड, डिफरेंट, सेपरेट, ठीक है। नॉन स्टैंड अलोन मतलब जो सेपरेट नहीं है। तो 5G नेटवर्क वो जो पहले वाला जो 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था उसी पे 5G वेव्स चलवाई जाएंगी और उसी से कनेक्टिविटी होगी। तो ये क्या होता है बेसिकली, इट बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। तो इससे क्या होगा, इसका एडवांटेज ये है कि इनिशियल कॉस्ट और जो रोल आउट टाइम है इट बिकम्स सिग्निफिकेंटली लोअर। इसको ऑप्ट किया है भारती एयरटेल ने, ठीक है। और राइट, तो इससे क्या होगा बेसिकली, ऑपरेटर्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को और विद रिलेटिवली लोअर इन्वेस्टमेंट। लेकिन बात ये है जो नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क्स हैं दे जनरली कंसिडर टू बी अ स्टेपिंग स्टोन। मतलब अल्टीमेटली आप क्या करते हो, ग्लोबल प्रेसिडेंट ये कहता है, ग्लोबल एग्जाम्पल्स ये कहते हैं कि ऑपरेटर क्या करते हैं, जैसे भारती एयरटेल क्या करेगा, पहले तो नॉन स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क कर लेगा पर इवेंचुअली ट्रांजिशन करना ही पड़ता है इनको स्टैंडअलोन नेटवर्क्स पे, ठीक है। तो आज नहीं तो कल आपको थोड़ा सा तो ये लेना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अपना उठाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों आर्किटेक्चर्स में ये है कि कंपैटिबिलिटी क्या है एग्जिस्टिंग डिवाइस इकोसिस्टम, एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स जो भी है। तो देखिए जो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं आज के टाइम पे उनमें केपेबिलिटी है कि वो कनेक्ट कर सके नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क से, ठीक है। जो एसेंशियली 5G एयरवेव्स है वो ट्रांसमिट करवाई जाएंगी कहाँ से, 4G नेटवर्क जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो उसी के थ्रू। अगर बाय चांस कल को क्या हुआ कि स्टैंड अलोन पे शिफ्ट करना हो, अभी तो नॉन स्टैंड अलोन है, अगर इनको ही भारतीय एयरटेल को कल को नॉन स्टैंड अलोन पे शिफ्ट करना तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करवानी पड़ेगी हर मोबाइल फोन में। किसके थ्रू भेजेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, बेसिकली जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होंगे उनके द्वारा, ठीक है। जो भी आपके फोन के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। अब हम द हिंदू देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखिए बहुत ही बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी इंडियन कंपनी को यूएस सैंक्शन करे बेसिकली डील करने के लिए। यूएस सैंक्शंस इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी फॉर ईरान ऑयल परचेजेस। देखिए क्या हुआ है बेसिकली, अभी आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है कि अभी ही बहुत ही रिसेंटली ब्लिंकन, मिस्टर ब्लिंकन जो यूएसए के चीफ हैं और जो मिस्टर जयशंकर, इनके बीच में बहुत ही रिसेंट अभी मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ठीक है। तो जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इस तरह के सैंक्शंस को मिस्टर जयशंकर के साथ डिस्कस किया गया था यूएस द्वारा, तो इन्होंने दोनों ने ही कोई आंसर नहीं दिया है। ओके, तो ये चीज अब देखिए कि हुआ क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑयल शिपमेंट है, देखिए मैं बताती हूँ, जो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने अनाउंस किया है कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं एक मुंबई बेस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी पे, और भी बहुत सारी कंपनीज पे लगाया पर उसमें से ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और आगे वापस भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं चाइना को, ठीक है। तो बेसिकली ईरान से आप डील कर नहीं सकते स्पेशली ऑयल के मामलात में। तो एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर नॉट दे आर नॉट वेरी टॉलरेंट अबाउट। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो ट्रम्प था, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका ये डिसीजन था कि दे एक्चुअली चोज टू वॉक आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील, जिसे हम जेकपोआ भी कहते हैं, विच इज एक्चुअली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। फिर जैसे ही यहाँ से आपने विड्रॉ किया यूएस ने, उसके बाद सीधा बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी। आपको ये बात, वैसे तो हम यूनिलैटरल सैंक्शंस जो यूएस की है, जो रशिया और ईरान आए दिन लगाता ही रहता है सब पे, हम उनसे, इंडिया ने साफ बोला हुआ है हम इनको नहीं मानते, पर फिर भी जब इन्होंने ईरान पे सैंक्शंस लगाई तो हमने अग्री कर लिया कि ठीक है, जो भी ऑयल इंपोर्ट्स हम ईरान से लिया करते थे 2019 तक, हमने उसको जीरो कर दिया कंप्लीटली। उस टाइम पे भारत का ऑयल इंटेक ईरान से 11% था, हमारे सारे ऑयल इंटेक में से 11% ईरान से आया करता था। 11% बहुत है, बहुत ज्यादा। हमने अचानक से उसको जीरो कर दिया था बिकॉज ट्रम्प वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विद आवर करंट प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड वी कुड नॉट डिसएग्री। ओके, ये चीज थी। अब फाइनली इन पे ये चीज सैंक्शन लगी है। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली थिंग्स टर्न आउट नेक्स्ट। आफ्सपा एक्सटेंडेड इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। देखिए आफ्सपा के बारे में आपको पता है कितनी प्रोटेस्ट कितने सालों साल तक बहुत वहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं करते हैं बहुत कि आफ्सपा को
बहुत मिसयूज किया जाता है आर्मी पर्सनल द्वारा कभी कभी। उनका ये कहना है कि किसी को भी आप एनकाउंटर कर सकते हैं, तो बहुत इनोसेंट्स की जान गई है, उनका ऐसा कहना है। और कुछ जो पर्सनल है उन पे काफ़ी एलिगेशंस भी लगी हैं नॉर्थ ईस्टर्न्स द्वारा कि उन्होंने कहीं सिविलियंस के साथ गलत किया है, इनफैक्ट कहीं विमेन के साथ, ऐसा वो एलिगेशंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए आफ्सपा को इतना प्रोटेस्ट मिलता है, आए दिन इतना क्रिटिसिज्म मिलता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, देखिए आफ्सपा का अगर कोई कभी क्वेश्चन आए कि इसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, तो आप कभी भी एक बहुत ही स्टिफ स्टैंड मत लीजिए, क्योंकि आफ्सपा ना डिपेंड करता है। अगर कोई एरिया सच में ही बहुत डिस्टर्ब्ड है तो वहां आफ्सपा का लगना जरूरी है। मतलब आई अग्री के बेसिकली अगर कहीं जगहें डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है, नॉर्मैलिटी आ गई है, तो आप ठीक है वहां से विड्रॉ करिए, बिल्कुल करिए, दैट इज गुड फॉर देयर सिविल लिबर्टीज। बट कहीं एरियाज हैं जहाँ पे हाई हेडेडनेस की जरूरत है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्हें रेगुलेट करते हैं इस एक्ट को, आपको पता है। उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है आफ्सपा को इन सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर अनदर 6 months, और 6 महीने यहाँ पे लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के, ये डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में आते हैं। देखिए बेसिकली अगर आफ्सपा कई जगहों से हटाना हो तो डिस्टर्ब्ड एरिया की लिस्ट में से वो जगहें, डिस्ट्रिक्ट्स आप रिमूव कर दें। ठीक है, जो सेक्शन 3 है आफ्सपा 1958 का, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने उस डिस्ट्रिक्ट से आफ्सपा को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी तो फाइनली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा से आफ्सपा को एक्सटेंड किया गया है 6 महीनों के लिए। ऑलराइट, वैसे भी आफ्सपा को लेके जो प्रेजेंट सरकार है, काफ़ी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि धीरे धीरे हम इतनी नॉर्मैलिटी पे पहुंच ही जाएंगे कि हम इसे बिल्कुल ही कम्प्लीटली विड्रॉ ही कर दें आफ्सपा को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इन्होंने बहुत कुछ रीजन से कर भी दिया है। पीएम फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 फ्रॉम गांधीनगर। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को फाइनली फ्लैग ऑफ किया है एक नई और अपग्रेडेड वर्जन को, वंदे भारत एक्सप्रेस की। और बेसिकली कहाँ से रन करेगी, गांधीनगर जो गुजरात में है, गुजरात की कैपिटल है, वहां से लेके जो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहां तक। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा, गांधीनगर से मुंबई, मुंबई से गांधीनगर। ठीक है, ऐसे भी अगर देखिए अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस की सीरीज में थर्ड ऐसी ट्रेन है जो हम भारत में देख रहे हैं। पहली थी न्यू दिल्ली टू वाराणसी, फिर थी न्यू दिल्ली टू करता। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और फिर अगर हम बात करें, जो इस वाली वंदे भारत की फीचर्स काफ़ी एडवांस्ड हैं, कंफर्ट को एनहांस करते हैं, सेफ्टी को एनहांस करते हैं। इट इज़ अ 16 कोच ट्रेन एंड इट हैज़ गॉट अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1128 पैसेंजर्स। और ये कहाँ कहाँ रुकेगी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद ऑन बोथ द डायरेक्शंस। और ये सब कुछ आपको पता है। देखते हैं कि मिस्टर मोदी ने इस बात पे क्या कहा है। ओके, वंदे भारत 2.0 बिटवीन गांधीनगर एंड मुंबई इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि ये बूस्ट करेंगे कनेक्टिविटी बिटवीन दो बिजनेस हब्स ऑफ इंडिया। ओके, सो इट समहाउ also eases out the doing business वाली hassles। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये enable करेंगे बिजनेस ओनर्स को जो गुजरात में है, ताकि वो ट्रैवल कर सके मुंबई और वाइस वर्सा। जो जितना तरह का उन्हें ब्रांड उठाना पड़ता है हाई कॉस्ट एयरलाइन टिकट्स का, ऑलमोस्ट उसको रोक सके। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। बाकी जो फैसिलिटीज हैं ये सब कुछ और भी मिलेंगी जो कार में मिल सकती हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ओके, इट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 5.5 hours। मतलब टाइम भी देखिए कितना कम हो गया है। तो इट एक्चुअली बिकम्स फीजिबल फॉर एटलीस्ट मिडिल क्लास बिजनेसमैन। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पुतिन एनेक्सेस 4 रशिया हेल्ड रीजन्स ऑफ यूक्रेन, कॉल्स फॉर टॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली क्या हुआ है जिसका हमें बहुत ही डर था पूरे संसार को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब रशिया ने फाइनली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने एनेक्स कर लिया है, कब्जा लिया है, बेसिकली इन्वेड कर लिया है आप कह सकते हैं, या फिर एनेक्सिस अपने में इंटीग्रेट कर लिया है रशिया में 4 टेरिटरीज को, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी यूक्रेन की। ठीक है, फाइनली इसके बाद एनेक्सेशन के बाद क्या हुआ है, जो जिस तरह का सेलिब्रेशन हमने क्रेमलिन में देखा है, और बेसिकली जो वहाँ की पार्लियामेंट है, आप देख सकते हैं, आप ये फोटो देखिए, बेसिकली दिस इज मिस्टर पुतिन। और ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली रशिया
पे ही टिल्ट करते हैं, रशिया की तरफ ही टिल्ट करते हैं। बेसिकली ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये 4 टेरिटरीज हैं, उधर के हेड्स हैं, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे लाइक डांसिंग और मे बी वेविंग और व्हाट, ठीक है। तो ये इन्होंने अब साथ साथ में नेक्स्ट कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कीव को, यानी कि यूक्रेन को, कि अब आप पता है क्या करें, आप यू ले डाउन आर्म्स एंड यू नेगोशिएट नाउ, यू कम ऑन द टेबल, विल टॉक, यू नो वी कैन टॉक। हम फाइनली इसको एंड करते हैं, 7 महीने की जो फाइटिंग चल रही है। पुतिन, आई थिंक इज पुतिन इज पुतिन, आई कैन नॉट इवन से एनीथिंग, ओके। देखिए हुआ क्या है, देखिए लेकिन यहाँ पे जो हुआ है वो कुछ बहुत गलत हुआ है कि कुछ ही वहाँ पे जब ऐसा हुआ तो जो बॉम्बिंग हुई, शेलिंग हुई वहाँ पे, उसने किल किया 25 लोगों को, यूक्रेन की जो सदर्न रीजन है ज़ैपोरिज़िया में। तो ये पिछले कुछ महीनों में सबसे वन ऑफ द वर्स्ट अटैक्स है सिविलियंस के ऊपर जो किया है, 25 लोगों की जान जाना आप एनेक्सेशन के दौरान, ठीक है। अब देखिए जिस तरह का जो पैक्ड हॉल था जहाँ पे ये साइन की गई डील, फाइनली इंक की गई 4 लीडर्स द्वारा पुतिन के साथ, तो रशिया रशिया इस तरह का आप देख सकते थे वहाँ पे चियरिंग चल रही थी, ओके। और फाइनली इन्होंने हैंड शेकिंग की, दे जॉइंट हैंड्स। ये पहली बार कोविड पैंडेमिक के बाद ऐसा हुआ कि इतना फिजिकल डिस्टेंसिंग को आपने इग्नोर किया, और ये सब देख लिया, दे वर सो ओवरजॉयड में भी, है ना। और देखिए जो सेरेमनी हुई, अब इसमें इन्होंने फिर से वार्न किया है कि हम न्यूक्लियर, अब देखिए फाइनली मैंने आपको रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन समझाई थी। रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि अगर जो हमारी टेरिटरीज है, हमारी टेरिटरीज को कोई हमसे छीनने की कोशिश करेगा या उस पर किसी भी तरह का अटैक करेगा, तो हम हमारे डिस्पोजल में जितने भी वेपन्स हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स उस पर यूज करेंगे। तो अभी देखिए ये क्या, अगर किसी तरह का अटैक इन चारों सिटीज पे या इन चारों रीजन्स पे होता, खरसोन या डोनेट्स्क या लुहांस्क या ज़ैपोरिज़िया पे, तो अभी वो रशिया की टेरिटरीज नहीं थे, वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं कर सकते थे। अभी ये तो इनको फाइनली ऑफिशियली ये हो गया कि ये रशिया की वो है टेरिटरीज हैं, तो अब इन पे अगर कोई भी इनसे विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इन टेरिटरीज को लेने की कोशिश करेगा, स्नैच करने की कोशिश करेगा, तो अब ये ऑफिशियली यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टरीन के, न्यूक्लियर डॉक्टरीन के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स को भी, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें सब कुछ लिखी है। और राइट, यूक्रेन का जो ऑब्वियसली कीव जो है उन्होंने बोला है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो रशियन ट्रूप्स को वैसे भी हटाएंगे। यूक्रेन का जो सबसे क्लोजेस्ट बैकर है वॉशिंगटन, यूएसए, उन्होंने बोला है कि वी वुड नेवर रिकॉग्नाइज रशियाज अथॉरिटी इन द रीजन्स, ओके। ये चीज अब देखिए बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट था रशिया के लिए इन चारों रीजन्स को एनेक्स करना, क्योंकि ना एक्चुअली ये क्रूशल लैंड कॉरिडोर की तरह एक्ट करते हैं, ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन रशिया एंड क्राइमिया पेनिनसुला, जो रशिया ने एनेक्स किया था कब, 2014 में, ठीक है। तो ये चीज अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम साथ में बात करें क्राइमिया, मैंने आपको कल बताया था ये 4 रीजन्स 15% टेरिटरी को कंप्राइज करते हैं यूक्रेन की। अब अगर आप 5 मिला दे, क्राइमिया में मिला दे, तो 20% यूक्रेनियन टेरिटरी तो रशिया ने ले ली जबरदस्ती। तो आप देख सकते हैं लॉस तो बहुत बड़ा है। अब जिस तरह का चेंज फाइनली आ गया है, अब देखते हैं कैसे डिप्लोमेसी चेंज होगी, क्या होगा एक्चुअल में। यूक्रेन रूल्स आउट टॉक्स विद पुतिन, अनाउंसेस नेटो बिड। अब देखिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने फ्राइडे को ऑफिशियली बोला है कि हम अब फाइनली यूक्रेन अप्लाई कर रहा है एक फास्ट ट्रैक मेंबरशिप के लिए नेटो की, जो एक मिलिट्री अलायंस है। अब फाइनली यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने ये भी बोला है कि कीव जो है वो रेडी है कि हम टॉक्स कर सके मॉस्को के साथ, पर अब पुतिन के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है देखिए जो पुतिन है उनके साथ बात करना इम्पॉसिबल है। ना उनको राइट्स के बारे में कुछ पता है, ना उनको पता है इक्वालिटी क्या होती है, ना उनको पता ऑनेस्टी क्या होती है। दीज वर्ड्स आर लाइक एलियन टू मिस्टर पुतिन, सो देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम। पर हाँ, मॉस्को के बाकी ऑफिशियल्स हैं, हम तैयार हैं टॉक्स करने के लिए, देयर इज नो हार्म इन दैट। ये चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है, okay. Finally, let's see, I think they should talk now. What would happen, let's see. US sanctions target, okay, अब देखिए यूएस ने फिर से sanctions लगाई हैं बहुत सारी, 14 लोगों पे जो रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करते हैं, 2 लीडर्स जो कंट्री के सेंट्रल बैंक को बिलोंग करते हैं, और कुछ फैमिली मेंबर्स और उनके टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, बहुत सारे लोगों पे इन्होंने sanctions लगाए हैं। क्यों? इस एनेक्सेशन के बाद ही जो इन्होंने 4 टेरिटरीज का किया है। ऑलराइट, now this is the last article of the day. SEBI tightens norms for initial public offering. देखिए सबसे पहले तो हम इसका एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफली, वैसे तो आपको पता होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, बट आई वुड जस्ट वेरी ब्रीफली
टेल यू कि क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए अब क्या किया है सेबी आपको पता है जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट क्या होती है, जो भी जैसे डेट है या इक्विटी है, जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो, वो बन जाता है कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट क्या होता है, जिस तरह के जो जिसकी मेच्योरिटी बॉन्ड की या किसी भी चीज की 1 साल से कम हो, कुछ महीने हो, तो वो हो जाती है मनी मार्केट। ठीक है, क्योंकि मनी मार्केट आप सिंपल लॉजिक अप्लाई करिए, मनी मार्केट मतलब जो लिक्विड है, जो बड़ी जल्दी मिल जाएगी आपको। कैपिटल होता है, जो कैपिटल क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म हमेशा 1 साल से ज्यादा। ठीक है, दिस वे यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने कहा है फ्राइडे को कि हम एक प्रपोजल को क्लियर कर रहे हैं जो मैंडेट करेगा, कंपल्सरी बना देगा इशूअर्स के लिए, कंपनीज के लिए, कि उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ऑफर प्राइस को। अपने ऑफर प्राइस को किसके बेसिस पे, कि आपकी पास ट्रांजैक्शंस क्या थी, आपका सक्सेस रेट कितना था, आपकी प्रॉफिट रेट्स कितने थे आज तक, कैसे ग्रो कर रही है आपकी कंपनी, इन चीज़ों पे, इन पैरामीटर्स पे, या फिर फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ कैसी हैं आपकी, इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हुए अपना ऑफर प्राइस आप डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान। अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो प्री फाइलिंग मैकेनिज्म है, जो अलाउ करता है बेसिकली इशूअर्स को टू कैरी आउट लिमिटेड इंटरेक्शन। एक थोड़ी सी इंटरेक्शन आप, मतलब आप क्या करें, आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक मत करिए, पर कुछ इंटरेक्शन तो करिए। क्या आपका बेसिकली होने वाला है, प्रेस रिलीज में आप बताएंगे ऑफर प्राइस किन किन बेसिस पे, वो करना जरूरी है। इट इज प्री फाइलिंग मैकेनिज्म। ओके, so ये चीज, this is something I think I've missed on. In addition, the board of SEBI approved a proposal introducing an alternative mechanism by permitting, they have also finally permitted pre-filing of offer documents फॉर कंपनीज कॉन्टम्पलेटिंग, जो सोच रहे हैं आईपीओ करने की। ठीक है, इट्स गुड ओनली जब कंपनीज अपना इंटेंट रखती हैं कि हम आईपीओ के साथ आने वाले हैं, तो एटलीस्ट लोगों को भी पता होता है, थोड़ा पता चल जाता है, अच्छा हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या पता हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके आईपीओ में। नाउ व्हाट इज एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी एक प्राइवेट कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है, इट इज नोन एज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार, और पब्लिक मतलब पब्लिक को, ऑफरिंग मतलब पब्लिक को ऑफर करना। पहली बार जब आप अपने नए नए फ्रेश शेयर्स ऑफर करते हैं किसी भी पब्लिक फोरम पे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, इट मीन्स दैट अ कंपनीज ओनरशिप इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ प्राइवेट ओनरशिप टू पब्लिक ओनरशिप। क्योंकि जब आपने कुछ शेयर्स अपनी कंपनी के पब्लिक को बेच दिए, ऑब्वियसली आप पब्लिक का स्टेक भी तो ला रहे हैं ना अपनी कंपनी में। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन द आईपीओ प्रोसेस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज गोइंग पब्लिक। ओके, सो दिस यू मस्ट नो। वो प्राइवेट कंपनी कैसे काम कर रही थी पिछले कुछ टाइम पे, इन बेसिस पे कितने प्राइस पे आप ऑफर कर रहे हैं, कितना लोग खरीदने के लिए आपके शेयर को लगाएंगे पैसा, वो आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।